हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। जैसा कि हम डेली न्यूज़पेपर के एनालिसिस करते हैं और जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ होती है उनको हम देखते हैं, ठीक है। और ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वो चाहे कोई यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, कोई सीडीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, कोई एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर सीएपीएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, ठीक है। या फिर एसएसबी किसी की आई हो तो अपने लेक्चरेट के जीडी के पॉइंट्स इसमें से डिस्कस ले सकता है। और चाहे वो एसएससी की भी तैयारी कर रहा हो तो वो यहाँ से करंट अफेयर अपने डेली बेसिस पे तैयार कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं मंडे से लेकर सैटरडे तक न्यूज़पेपर की एनालिसिस करता हूँ, जो कि इन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। और खास मैं कल से एक इनिशिएटिव शुरू किया, यानी कि संडे को मैं वीकली करंट अफेयर को वन लाइनर के बेसिस पे डिस्कस करता हूँ, जो कि हमने पिछले मंडे से सैटरडे के बीच में पढ़ा होता है। और जो भी न्यूज़ हमसे छूट जाती हैं उनको हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका मैं इवैल्यूएशन भी करता हूँ। और इसके जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ, डेली न्यूज़पेपर की पीडीएफ और इसकी भी पीडीएफ मैं वहाँ शेयर करता हूँ, ठीक है। मेरा नाम है लोकेश चौधरी और आज है 9 तारीख। तो आज की हम खबरों को देखते हैं कि आज न्यूज़ में क्या था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट। तो पहली खबर ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे चाइना में कोविड बढ़ रहा है और जो चाइना के ब्लैक मार्केट है उसमें इंडियन कोविड मेडिसिन्स क्या आ रहे हैं कि ब्लैक मार्केट में बहुत तेज़ी से बिखर रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो कोविड से रिलेटेड मेडिसिन्स हैं उनको सप्लाई क्या है, वो उनकी लेस है, ठीक है। सप्लाई कम है और उनको रेगुलेट किया जा रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है उनको, सप्लाई को और डिमांड को देखते हुए, और कौन बेच सकता है ये भी रेगुलेट कर रही है, जिसकी वजह से सभी को मिल नहीं पा रहा है। उस वजह से क्या हो रहा है कि जो इंडिया की जो कंपनियां हैं वो, चाइना ऐसा क्लेम कर रहा है कि जो भी ब्लैक मार्केट में मेडिसिन्स आ रही हैं वो इंडियन आ रही हैं और वो इल्लीगल आ रही हैं, राइट। इल्लीगल तरीके से बेची जा रही हैं। और वहाँ पे क्या है, जेनेरिक बेची जा रही हैं, ओरिजिनल नहीं बेची जा रही है, जेनेरिक बेची जा रही हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं, इसमें 4 वैक्सीन है, 4 दवाइयाँ हैं। एक प्राइमोविर है और एक पाक्सिटा है और एक मालूनूट है और एक है मॉलनेट्रिस, ठीक है। ये दोनों जेनेरिक हैं किसकी, पाक्सलोविड की। और ये दोनों जेनेरिक हैं मालनोविपिर की, मालनूपोविर। जैसा हमने पिछले साल ऐसे इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया था और ये पिल्स है, राइट। ये मेडिसिन है एक तरह से और ये पिल्स है जिसकी वजह से कोविड को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। ये डीआरडीओ ने डेवलप किया था। तो इसकी जो जेनेरिक है मालनोविट और मालनोट्रिस, इनके नाम से बेची जा रही है और ब्लैक मार्केट में काफ़ी इलीगल तरीके से वहाँ पे बेची जा रही है और उसका कोई रेगुलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है कोविड मेडिसिन की, पर सप्लाई उस हिसाब से नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो सरकार है रेगुलेट कर रही है सप्लाई को, और जो भी बेचने के तरीके हैं उसे भी रेगुलेट कर रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ही ईजिली मिल नहीं पा रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऐसे फेक इंडियन कोविड मेडिसिन वहाँ पे मिल रही है, और ऐसा क्लेम किया है चाइना ने, ठीक है। खैर, अगली खबर देखते हैं। अगली खबर मैंने बताया भी था काफ़ी, ये अब इसमें पीएमओ भी इन्वॉल्व हो गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी इन्वॉल्व हो गया, और पीएम ने हमारे इस पे बात भी की है पुष्कर सिंह धामी से, जो सीएम है उत्तराखंड के। तो हो रहा ये है कि जैसा कि मैंने बताया था कि जोशीमठ जो टाउन है चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, और ये फेज़ 5 में आता है, राइट। फेज़ 5 यानी कि जो सिस्मिक जोन है, ग्रुप सिस्मिक जोन है, यानी कि इसमें भूकंप आने की तीव्रता बहुत ज़्यादा है। पर यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो लोकल्स ने कहा है कि यहाँ पे एक नेशनल थर्मल पावर प्लांट का एक यहाँ पे प्लांट है, कॉरपोरेशन का एक प्लांट है, तपोवन विसुवद पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग इसी को गलत ठहरा रहे हैं कि इसी वजह से हमारा जो लेवल है वो डाउन हो रहा है, वाटर लेवल, और यहाँ पे इलीगल तरीके से सरकार ने कर रखा है, और जो कि हमें थ्रेटेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये कहानी है, और ये लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं वहाँ पे। इवन इवैक्यूएशन भी सरकार ने स्टार्ट कर दिया है 600 फैमिलीज़ का, कि आप लोग इवैक्यूएट हो जाइए।
और हम आपको 4,000 रुपये HRA देंगे, ठीक है, होम रेंटल अलाउंस देंगे आपको, जिससे आपकी रह सकते हैं, ठीक है। तो इस पे सरकार ने कोशिश भी की है और इसमें PMO भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गई है, और देखते हैं कि अभी क्या होने वाला है, और ये जोशीमठ बचता है नहीं बचता है या फिर दरक रहा है, क्या होता है, ठीक है। खैर, अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर है, सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ऐसे, कि इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इनॉग्रेटेड इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या हुआ कि इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल स्टार्ट किया गया है, और ये 14 जनवरी तक चलेगा, ठीक है। 14 जनवरी तक ये चलेगा, और इसको भूपेंद्र सिंह पटेल, वहाँ के जो CM है, उन्होंने किया है। और यहाँ की जो थीम है काइट फेस्टिवल की, जो भी थीम है वो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, राइट। तो इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थीम की वजह से मैंने इसको न्यूज़ में रखा है, क्योंकि थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, और ये भी CDS में पूछा जाता है कि इंटरनेशनल काइट ऑफ फेस्टिवल की हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू, इनकरेक्ट अबाउट इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023, तो उसमें डेट लिख दी जाएगी, वेन्यू लिख दिया जाएगा, थीम लिख दिया जाएगा, और शायद डेट में गड़बड़ी हो सकती है, तो इसको हम टिक कर देंगे, और D ऑप्शन रहेगा नॉन ऑफ द एबव, तो इसको हम टिक कर देंगे, ठीक है। तो अगर ये 14 जनवरी होगी, वन अर्थ वन फ्यूचर वन फैमिली हो गई, और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, वेन्यू अगर हम चेंज कर दें, यानी कि हम लिख दें मुंबई, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये कहाँ हुआ है? अहमदाबाद, गुजरात में, ठीक है। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये कई दिनों से न्यूज़ में था, तो फाइनली मैं देख रहा था कि ये कब स्पीकर के पद को पा लेते हैं। तो हुआ ये है कि वहाँ के जो स्पीकर हैं, यानी कि US गवर्नमेंट में जो भी स्पीकर हैं वो चेंज हुए हैं, तो उनका रोल क्या होता है, ऐसे पॉलिटिक्स में उनका रोल क्या होता है, और बाकी इंटरनेशनल अफेयर्स में देखें तो उनका रोल क्या होता है, इस बारे में हम इसमें देखेंगे, ठीक है। और इसको हम इंडिया से रिलेट करेंगे कि इंडिया का स्पीकर और जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है और वहाँ के प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। खैर, चलते हैं आगे, इसमें हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ US, ठीक है, और यहाँ लिख दूँ मैं इंडिया, राइट, ठीक है, इंडिया, तो US में क्या है? US में प्रेसिडेंशियल है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म, और यहाँ पे क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म है, राइट, पार्लियामेंट्री फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे ये है एग्जीक्यूटिव, और ये है लेजिस्लेटिव, और ये है जुडिशियरी, राइट। और मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, और ये हो गया लेजिस्लेटिव, और ये हो गया जुडिशरी, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या है कि एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, और जुडिशरी है। तो जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटर का ही पार्ट होता है, लेजिस्लेटिव का ही पार्ट होता है, तो ये इसके अंदर आते हैं। ये किस में आते हैं? इसके अंदर आते हैं। ये हो गया एग्जीक्यूटिव, यानी कि सभी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव होते हैं, लेजिस्लेचर का हिस्सा होते हैं, लेजिस्लेटिव का पार्ट होते हैं, पर सभी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव नहीं होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये COM होता है, हमारे यहाँ क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये लेजिस्लेटिव, ये मेंबर ही चुने जाते हैं। COM कहाँ से आते हैं? या तो राज्यसभा से आएंगे या फिर लोकसभा से आएंगे, मेंबर्स होते हैं, या तो अपॉइंटेड होंगे या फिर नॉमिनेटेड होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से आएंगे, पर वो हिस्सा तो लेजिस्लेटिव का ही है। तो हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी विद चेक एंड बैलेंसेस है, चेक एंड बैलेंसेस है। अगर इंडिपेंडेंस की बात करें तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। हमारे यहाँ जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही साथ हैं। पर सभी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव नहीं है, पर हाँ सभी एग्जीक्यूटिव है, वो क्या है? लेजिस्लेचर है, ठीक है। ये हमारे यहाँ के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के काम करती है, स्टेट लेवल पे अलग है। पर अगर हम US की बात करें तो प्रेसिडेंशियल जो है, यहाँ का जो हेड होता है, यहाँ का हेड क्या है? एग्जीक्यूटिव का हेड कौन सा है? PM है, ठीक है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। पर
यहाँ का जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, राइट, प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, ये प्रेसिडेंट होते हैं। और जो लेजिस्लेटिव होती है वो अलग होती है, ठीक है, और जुडिशरी क्या यहाँ पे इंडिपेंडेंट होती है, राइट, यहाँ पे इंडिपेंडेंट होती है। यानी कि यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर यूएस की बात करें तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव अलग होती है, लेजिस्लेटिव अलग होती है और जुडिशरी अलग होती है। इनफैक्ट अगर लेजिस्लेचर जो नियम बनाएगा, जो लॉज बनाएगा, वही एग्जीक्यूटिव बना सकता है। अगर ये एग्जीक्यूटिव फोर्स करता है लेजिस्लेचर को कि आप ये बना दो, तो ऐसा नहीं हो पाता है इन द केस, और इसमें क्या आते हैं, क्लैशेज आ जाते हैं, ठीक है, बीच बीच में ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एग्जीक्यूटिव कुछ और चाहता है, लेजिस्लेटिव कुछ और चाहता है। पर हाँ, यहाँ पे अलग है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अलग है कि अगर लेजिस्लेचर जो चाह देगा, ठीक है, वो बन जाएगा, वो एग्जीक्यूटिव कर देगा। अगर एग्जीक्यूटिव जो चाहता है, अगर सीओएम चाह देगा तो लेजिस्लेचर में वो बिल पास करा लेगा, क्योंकि क्यों, मेजॉरिटी है। अगर वो बिल पास नहीं करा पाया तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। ये तो सिंपल सा फंडा है। या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया जाएगा अपोजिशन के द्वारा और ऐसे गिर जाएगी सरकार। तो मेजॉरिटी में होती है तो ये जीतने के लिए होता है। और जुडिशरी का चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और जो हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी काम करती है वो अलग अलग बेसिस पे काम करती है, पर चेक एंड बैलेंसेस होता है। बहरहाल ये जो यूएस का होता है ये तीनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर और होते हैं और एग्जीक्यूटिव कोई और करता है, प्रेसिडेंट करता है, और इसकी जो कैबिनेट होती है वो करती है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी हुआ ये है कि जैसा मैंने बताया था, ये क्या है, ये यहाँ की गवर्नमेंट है, यानी लेजिस्लेचर है, ठीक है, लेजिस्लेचर है। और ये कौन से हैं, ये वाले, ये है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट, ये तो जुडिशरी है, ये अलग है, ठीक है। तो अभी जो यूएस के स्पीकर बने हैं वो इसके बने हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ लोकसभा होता है, लोकसभा, तो लोकसभा और सीनेट की अगर हम बात करें तो सीनेट में कौन से लोग होते हैं, इसमें अपॉइंटेड लोग होते हैं, ठीक है, इलेक्टेड होते हैं, पर ये राज्यसभा का काम करते हैं, ठीक है। अगर हम इक्विवेलेंट देखें तो, और ये कौन से होते हैं, लोकसभा के होते हैं। यानी कि जो मेजॉरिटी में सरकार होती है वो यहाँ पे देखती है, ठीक है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के कौन बने हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बने हैं हमारे अभी मैकार्थी, केविन मैकार्थी जी बने हैं, जो अभी मैं बता रहा था। तो यूएस के स्पीकर जो हैं ये इसमें बैठते हैं, ठीक है। और इसके जो हेड होते हैं यानी कि सीनेट के, जैसे हमारे यहाँ क्या है कि राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो यहाँ पर भी वही हैं, ठीक। पर अगर कैबिनेट सीनेट से निकल के आ रही है, राइट, कैबिनेट सीनेट से निकल के आ रही है, इसमें आर्म फोर्सेस और एग्जीक्यूटिव ऑफिस इन तीनों के होते हैं, ठीक। प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट के अंदर ये आते हैं। बहरहाल ये लेजिस्लेचर अलग होता है, ठीक है, और ये एग्जीक्यूट करते हैं और ये लेजिस्लेचर यानी कि ये कानून बनाते हैं। और ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसे रखेगा अपनी कैबिनेट में, ठीक है, कैबिनेट में किसे रखेगा। वो सीनेट से भी रख सकता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से रख सकता है, ये इसके ऊपर डिपेंड है। और अगर इन दोनों के अलावा भी, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अलावा भी ये अपने पास रख सकता है, वो चाहे इसके पड़ोसी हों, आस पड़ोसी, या फिर कोई अपने हिसाब से ये रख सकता है, ठीक है। तो अभी हुआ ये है, आपको समझ में आ गया। खैर, अभी हुआ ये है कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उसके जो पिछली जो स्पीकर थी वो थी नैन्सी पेलोसी, ठीक है। इनके बारे में हम बात करेंगे, अभी ये खबरों में थी। पर अब क्या हो गए हैं, केविन मैकार्थी, अब इलेक्शन हो रहे थे, 15 राउंड के इलेक्शन के बाद इनको चुन लिया गया है, ठीक। और वहाँ पे दो पार्टी है, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और एक है रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी। तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके जो प्रेसिडेंट है, जो अभी फिलहाल में प्रेसिडेंट है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के, ठीक है, जॉय बाइडेन साहब, ठीक है। और जो रिपब्लिकन पार्टी है उसके प्रेसिडेंट थे पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप साहब, ठीक, डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो ये जो मैकार्थी हैं वो इनके क्लोज हैं काफ़ी, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये लोकसभा है और इसके जो अभी लोकसभा में अगर हम बात करें हम इंडिया की, तो फॉर एग्जांपल अभी बीजेपी क्या है, रूल कर रही है, मेजॉरिटी में है। अगर मान लीजिए कि बीजेपी के स्पीकर हैं तो सही है,
पर अगर कांग्रेस के स्पीकर हो गए, यहाँ पे स्पीकर अगर कांग्रेस के हो गए, तो थोड़ी सी चिंताजनक तो बात होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर हाँ, भूलिए मत कि यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म है। बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ पार्टी को समझाने के लिए, ठीक। तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी यहाँ चलेगी, मोर और लेस ये तो इंडिपेंडेंट होता है एक तरीके से, पर आइडियोलॉजी तो बदल नहीं जाएगी। तो जो मैकार्थी साहब हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के साथी थे, एकदम उनकी वैल्यू वगैरह को प्रिफर करते हैं। यानी कि एक वर्ड आया है इसमें, ट्रम्पिज्म, यानी कि आइडियोलॉजी ऑफ ट्रंप, मतलब कि ट्रंप साहब किस आइडियोलॉजी पे चलते हैं, एक्सट्रीमिज़म पे चलते हैं, लिबरल पे चलते हैं, तो उनके हिसाब से ट्रम्पिज्म। तो माना ये जा रहा है कि मैकार्थी क्या करेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी फ़िलॉसफी को या फिर उनके वैल्यूज़ को, कोर वैल्यूज़ को ये आगे फॉरवर्ड करेंगे, ये आगे प्रचार प्रसार करेंगे। क्यों? क्योंकि 2024 में फिर से क्या है, इलेक्शंस हैं, ठीक है। 2024 में इलेक्शंस है यूएस में, ठीक है। और इलेक्शन के बाद बता दूं कि तो वहाँ पे 4 साल का टेन्योर होता है, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट का 4 साल का टेन्योर होता है और वो मैक्सिमम 2 टर्म के लिए प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। जैसे पिछली बार वो बराक ओबामा जी बने थे 8 सालों के लिए, ठीक। खैर, तो ये अभी डोनाल्ड ट्रंप एक ही बार बने हैं। तो माना ये जा रहा है कि मैकार्थी साहब क्या करेंगे कि इनकी जो बिलीव्स हैं, कोर बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको क्या करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, जिसकी वजह से इनको इनका फ़ायदा होगा और ये अगले इलेक्शन में अगर चुनाव लड़ते हैं तो ये फिर से क्या बन सके, प्रेसिडेंट बन सके यूएस के, ठीक है। नैन्सी पेलोसी के बारे में बात करते हैं। नैन्सी पेलोसी वो वही है यूएस स्पीकर, जैसे मैंने एक दिन बताया था कि नैन्सी पेलोसी क्या है कि वो अचानक क्या चली गई थी, ताइवान चली गई थी। और जिससे क्या हुआ था कि चाइना बहुत भड़क गया था, चाइना ऐसे परेशान हो गया था कि बिना हमारी इजाज़त के आप ताइवान में नहीं जा सकते हैं। इनफैक्ट वो चाइना ने रूल बना रखा है कि अगर किसी फॉरेन डिप्लोमेट को या फॉरेन ऑफिशियल को अगर ताइवान विजिट करना है तो वो पहले चाइना से परमिशन लेगा, ठीक है, चाइना से परमिशन लेगा। पर यूएस ने क्या किया था, चाइना से परमिशन नहीं लिया था और नैन्सी पेलोसी क्या करी थी, वो ताइवान चली गई थी। तो जिसकी वजह से ताइवान पे चाइना ने क्या भेजे थे, अपने फाइटर जेट्स वगैरह भेजे थे और अपनी सिक्योरिटी वहाँ पे सेना बढ़ा दी थी कि वो वहाँ कोई ना आए। और जब नैन्सी पेलोसी क्या थी, ताइवान में थी तो चाइना ने क्या किया था कि चाइना ने ताइवान के ऊपर से अपने जेट्स उतारे थे, राइट, जेट्स अपने ऐसे भेजे थे। तो इस सिक्योरिटी के लिए काफ़ी कंसर्न है और जिससे रिलेशन भी ख़राब हुए थे। खैर, अब इसमें देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, देखते हैं कि अगले साल क्या होता है। फिलहाल अगर मैकार्थी की बात करें तो इनका एक भी माना जा रहा है कि ये अपने प्रोसेस में लग जाएंगे कि जो कि अगर 2020 में ऐसा उठा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या किया है कि डॉक्यूमेंट्स क्या किए हैं, चोरी किए हैं, डॉक्यूमेंट्स चोरी किए हैं। क्या, कौन से? कोविड से रिलेटेड, राइट। उस टाइम कोविड था और कोविड यूएस ने, जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने कह दिया था कि चाइनीज़ वायरस है, ऐसे खुल के उन्होंने बोल दिया था इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो जिसकी वजह से चाइना भी नाराज़ था। तो जो स्टोलन माना जा रहा है कि जो स्टोलन जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उनको फिर से जांच की जाएगी और जो भी प्रोसेस है, जो भी इन पे चार्जेस लगे थे उनको जांच की जाएगी। इनफैक्ट जो अभी इन पे चोरी का आरोप लगा था वो उसकी जांच की जाएगी, ठीक। तो ये था कि अब देखते हैं कि क्या होता है। और फिलहाल के लिए तो ये एक तरह से किसकी जीत है, ये डोनाल्ड ट्रंप की जीत है। अगर हम मान के चलें तो यूएस के स्पीकर में डोनाल्ड ट्रंप की जीत है। अगर हम हायरार्की की बात करें, यूएस गवर्नमेंट की हायरार्की की बात करें तो एक होता है प्रेसिडेंट, हायर लेवल, फिर आता है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, और जो सेकंड रनर अप होता है वो होता है स्पीकर। यानी कि अभी वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, इंडियन ओरिजिन की है, कमला हैरिस है। और जो अभी जॉय बाइडेन है वो डोनाल्ड ट्रंप से पहले क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट है, राइट। तो ये स्पीकर माना जा रहा है कि ये स्पीकर जो हैं अभी वो इन फ्यूचर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए लड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी दावेदारी बहुत ज़्यादा है और ये हायरार्की अगर देखें तो थर्ड नंबर पे आते हैं, ठीक।
बहरहाल अगले इलेक्शन में तो नहीं हो सकता 2024 में, और क्या पता हो भी सकता है डोनाल्ड ट्रंप अगर इन्हें सपोर्ट कर देंगे तो ये रिपब्लिकन पार्टी से क्या होंगे, कैंडिडेट होंगे प्रेसिडेंट यूएस प्रेसिडेंशियल के लिए। तो अब देखने वाली बात होती है क्या। बहरहाल अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की ये काफ़ी बड़ी जीत है कि उन्होंने अपने आइडियोलॉजी के, अपने फेवर के, अपने पार्टी के एक यूएस स्पीकर को चुना है। और खैर बस इतना ही। अब यूएस की स्पीकर क्या करता है, अगर हम देखें तो यूएस स्पीकर जैसे यहाँ काम करता है वहाँ भी करता है, पर हाँ वहाँ पे अब थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, जो भी प्रोसेस है, जो भी इनका वर्क है वो एक्सटेंड हो गया है। और एक्सटेंड होके ये अफेयर्स वगैरह भी देखते हैं, डिप्लोमेटिक अफेयर्स भी देखते हैं, और इनकी पॉलिटिक्स में जो हिस्सेदारी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जैसे कि पहले नहीं था, पहले इनका था कि बस ये हाउस चलाएंगे, ये हाउस चलाएंगे और जो भी रेगुलेट करेंगे, जो भी हाउस की जो भी कार्रवाई होती है उनको देखते थे, ठीक है। खैर आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है सोशल इशू है काफ़ी, वुमेन इशू की अगर हम बात करें, सोसाइटी में अगर हम बात करें, सोसाइटी इंडियन सोसाइटी में बात करें, पेपर से इम्पॉर्टेंट है कि अगर इंडियन सोसाइटी में हम बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट, अगर नेगेटिव सेंस में बात करें कि किस वजह से वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ये पॉइंट हम लिख सकते हैं क्या कि डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सिंगल वुमेन डिनाइड एबॉर्शन। हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने एबॉर्शन के लिए अलाउड कर दिया था कि आप विद इन 24 वीक्स क्या कर सकते हैं, आप फोएटस को कर सकते हैं, अबॉर्ट कर सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सिंगल वुमेन भी अभी क्या हो रहा है कि अबॉर्शन के लिए मना कर दी जा रही हैं। अभी एक केस आया है जिससे इसमें नाम बदला हुआ था, मैं केस समझाता हूँ। मुंबई में महाराष्ट्र में एक लड़की थी, उसने वो क्या थी, प्रेग्नेंट थी, राइट, प्रेग्नेंट थी 20 वीक्स की। तो उसने क्या किया था कि वो अपना बच्चा नहीं चाहती थी, वो अनमैरिड थी, ठीक है, अनमैरिड थी, तो वो अपना बच्चा नहीं चाहती थी। तो वो गई वहाँ के पास में हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप नहीं कर सकती, हम अलाउ नहीं करेंगे, ये आपका कॉम्प्लिकेटेड केस है और आपका पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह लगेगा। पर फिर वो दूसरे कोर्ट में गई, दूसरे हॉस्पिटल में गई, फिर वहाँ भी मना कर दिया गया, तो चली गई हाई कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट में चली गई। तो हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप कर सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश दिया कि ठीक है, आप अगर कोई लड़की चाहती है, वो चाहे मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, अगर वो चाहती है एबॉर्शन के लिए तो 24 वीक्स के अंदर क्या कर सकती है, अपना फोएटस एबॉर्ट कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है कर दीजिए। तो फिर ये लड़की गई, फिर मना कर दिया गया। तो एक तरह से जो जुडिशरी है वो अपना जो फैसला है वो तो सुना दे रही है, जजमेंट तो सुना दे रही, पर हमारी जो अभी हम बात कर रहे थे एग्जीक्यूटिव की, तो जो एग्जीक्यूटिव है वो ग्राउंड लेवल पे देखें, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, ठीक है। एक तरह से ये क्या हो गया, जजमेंट की अवहेलना हो गई, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकता है, अगर हॉस्पिटल देखें एग्जीक्यूटिव के पास तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकता है। यानी कि आप जुडिशरी की जो भी जजमेंट है उस पर आप अगर मानते नहीं हैं तो आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है। तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, और हम बातें बहुत बना रहे हैं कि हम ये हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं। तो वुमेन एम्पावर्ड कैसे होगी, वुमेन एम्पावरमेंट कैसे होगा जब आप उनको उनकी खुद की आज़ादी नहीं दे रहे हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट कैसे होगा, ये तो सोचने वाली बात है। तो इस वजह से क्या हुआ है कि काफ़ी एक तरह से ये इशू है, उठा है। खैर अब देखते हैं कि इनको न्याय मिलता है कि नहीं। फिलहाल ये अनमैरिड अबॉर्शन एक तरह से हमारे यहाँ टबू है, राइट, टबू मतलब कि लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, और एक तरह से ऐसा हो जाता है। खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है काफ़ी एक जो क्या कह सकते हैं, टूरिस्ट लवर है, ट्रैवलर है, ठीक है, जिसको ट्रैवलिंग का शौक़ है उसमें ये जा सकते हैं कि पीएम मोदी साहब ने गंगा क्रूज़ का ऐलान कर दिया और 13 जनवरी को ये इनागोरेट होगी, जो कि कहाँ से जाएगी, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगी, ठीक है। और ये कुल 51 दिनों का रास्ता होगा, ऐसे मैं बता रहा हूँ। 51 दिन तक इसमें आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। मैक्सिमम करीब 25,000 के पास एक अराउंड फ़ी है एक दिन की,
जिसमें आपको कई सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और नेशनल पार्क्स घुमाए जाएंगे। और ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि गंगा क्रूज़, राइट, गंगा क्रूज़, और ये वाटरवे पे होगा, नेशनल वाटरवे जो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक है, यानी कि है तो वो इलाहाबाद प्रयागराज से डिब्रूगढ़ तक, पर ये वाराणसी से शुरू होगा। खैर, इसके बारे में हम थोड़ी सी जान लेते हैं। इसमें ले आया हूँ फोटो, लेट मी चेक। हाँ, तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर क्रूज़ है। ये याद रखने वाली बात है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर क्रूज़ है, और जो 51 दिन तक और 3200 किलोमीटर तक चलेगा। 27 रिवर सिस्टम होंगी, 27 रिवर सिस्टम को चेक करेगा, तय करेगा। इसमें 3 डेक होंगे, यानी कि 1 2 3 है, 3 फ्लोर कह सकते हैं। इसमें क्या है कि 18 शूट्स हैं, यानी कि 18 रूम है। एनीवेज, मैप बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये यहाँ से शुरू होगा। अगर हम बात करें यहाँ वाराणसी से पटना, फरक्का, और ये होते हुए ये कोलकाता, ये ढाका तक जाएगा। ये इसकी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंडिया में ही नहीं रहेगा, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं रहेगा, ये ढाका में भी जाएगा, और गुवाहाटी से होते हुए डिब्रूगढ़ इसका लास्ट स्टॉपेज होगा, राइट। तो ये गंगा क्रूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गंगा क्रूज़, क्योंकि ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़ है, और ये बहुत दिनों की बाद ऐसे माना गया है, और नेशनल वाटरवे को एक तरह से। और अगर हम बात करें तो रिवर की, थोड़ी सी बात कर लें रिवर की, तो ये क्या है कि रिवर इंफ्रास्ट्रक्चर को, रिवर कनेक्टिविटी को ये बढ़ावा दे रहा है, जिससे क्या होगा कि हमारे यहाँ रिवर टूरिज़्म बढ़ेगा। टूरिज़्म बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो रिवर को लोग साफ़ करेंगे, ठीक है। अगर रिवर को साफ़ करेंगे तो ऑटोमेटिक गंगा क्लीन हो जाएगी, या फिर और भी रिवर्स क्लीन हो जाएंगी। अगर सिर्फ हम यहाँ पे वाटरवे ही शुरू कर देते हैं हर एक रिवर में, हमारे यहाँ नदियों की तो कोई कमी नहीं है, अगर हम वाटरवे ही शुरू कर देते हैं हर एक रिवर में, तो ऑटोमेटिक वो रिवर साफ़ हो जाएंगी। लोग नहीं चाहेंगे कि गंदा करें, ये एक तरह से वाटरवे बन जाएगा, रास्ता बन जाएगा, तो रास्ते को कोई लोग तो गंदा नहीं करता है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। और ऐसे क्रूज़ की अगर हम बात करें तो हर एक रिवर को क्या करना चाहिए, रिवर को एज ए वाटरवे यूज़ करना चाहिए, जैसे यूरोप की कंट्रीज़ करती हैं। और यूरोप की कंट्रीज़ में बड़े बड़े वेसल्स क्या होते हैं, कंटेनर वेसल्स आ जाते हैं और दूसरे से दूसरे देशों में चले जाते हैं। क्यों? वहाँ की नदियाँ साफ़ हैं, और वहाँ के लोग, वहाँ की गवर्नमेंट इस पे काम करती है, अवेयरनेस बढ़ाती है, ठीक है। बहरहाल, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, दिखाइए। खैर, कल हम मिलेंगे, कल वीडियो में अपलोड करूँगा, आज देरी होगी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। खैर, मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।